Hello students, how are you? I hope all are fit and fine. Students, we are doing chapter number 3, Political Science, part 1, and today we will continue our topic, Hegemony of USA. हमने हेगमनी ऑफ यूएसए चैप्टर कर रहे हैं और इसमें हमने 3 पॉइंट किए थे। 3 पॉइंट में से कि हेगमनी के रूप में, वर्चस्व के रूप में अमेरिका किस प्रकार से आगे आ रहा है और किस प्रकार से अपना वर्चस्व वो स्टैब्लिश कर रहा है, स्थापित कर रहा है, उसके बारे में हमने किया था कि फील्ड किए थे। 3 फील्ड में है जो अमेरिका वर्चस्व स्थापित कर रहा है अपना। फर्स्ट हमने किया था सैन्य शक्ति के रूप में, सेकंड हमारा था स्ट्रक्चरल पावर के रूप में, ढांचागत ताकत के रूप में, और थर्ड हमारा कल्चरल, सांस्कृतिक रूप में। तो हमारा मिलिट्री के रूप में हमारा हो गया था। ठीक है, आज हम करेंगे इसके ढांचागत ताकत के रूप में। ढांचा मीन्स स्ट्रक्चर। किसी भी कंट्री का मेन स्ट्रक्चर किसके ऊपर बेस होता है? उसकी इकोनॉमी के ऊपर। मीन्स अगर उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, ठीक, तो क्या होगा? इट मीन्स वो डेवलप्ड कंट्री है, पावरफुल कंट्री है। ठीक है ना? तो अमेरिका भी इसी तरह से इस्टेब्लिश है, पावरफुल कंट्री है। और जितनी भी हमारी जो कॉमन थिंग्स हैं, वर्ल्ड की कॉमन थिंग्स हैं, उनके ऊपर किसकी पावर होगी? ठीक है, कौन अपना अधिकार जमाएगा, कौन अपना राइट शो करेगा उसके ऊपर कि हाँ ये एरिया मेरे अंडर है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, सार्वजनिक होती हैं, पब्लिकली होती हैं उनकी, लेकिन कुछ लोगों के ऊपर क्या है, उनका विशेष अधिकार होता है, यानी कि वो अपनी इंटरफेरेंस वहाँ पर हर टाइम शो करते हैं। ठीक है, अपना हस्तक्षेप वहाँ पर दिखाते हैं, जबकि चीज़ क्या होती है, वो कॉमन होती है, सार्वजनिक होती हैं। तो इसी तरह अमेरिका के बारे में हम देखेंगे कि अमेरिका किस तरह से अपनी क्या है, ढांचागत ताकत के रूप में लोगों के सामने आया है, विश्व के सामने आया है। ठीक है, इसमें हमने क्लास में भी रीड किया था और उसके बाद जो हमारी ऑनलाइन मीटिंग थी उसमें भी हमने पढ़ा था। इसमें मेनली क्या था, वर्चस्व के दूसरे अर्थ के यहाँ पर हम देखेंगे वर्चस्व के दूसरे अर्थ के ग्रहण करें तो इसकी झलक हमें विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुओं को मुहैया कराने में अमेरिकी भूमिका में मिलती है। यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो पब्लिकली थिंग्स हैं वो कौन अवेलेबल करवाता है? ठीक है, सार्वजनिक वस्तुओं से आशय चीज़ों से है जिसका उपयोग कोई एक व्यक्ति करे और दूसरे को उपलब्ध इसी वस्तु की मात्रा में कोई कमी नहीं आए। स्वच्छ वायु, सड़क सार्वजनिक वस्तु के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर क्या आएगी कि जो हम पब्लिक डीलिंग की बात कर रहे हैं कि सार्वजनिक तौर पर लोग उसका उपयोग करें, तो उसमें कहने का मतलब है जो जैसे सड़कें हैं, सड़कों का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सड़कें हैं, सड़कों का यूज़ सभी करते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसको अवेलेबल कौन करवा रहा है? जिसके पास पैसा है। ठीक है, पैसा किसके पास होता है? मेनली जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अवेलेबल करवाती है। तो इसके रिगार्डिंग की प्रभुत्व के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो अमेरिका ऐसे है कि अमेरिका के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मीन्स उसकी इकोनॉमी अच्छी है, पैसा है, तो वो क्या है, दूसरे देशों की भी हेल्प कर रहा है, गरीबों की भी सहायता कर रहा है कि वहाँ पर भी वो सार्वजनिक चीज़ों में उनकी हेल्प कर रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ पर वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सार्वजनिक वस्तु का सबसे बढ़िया उदाहरण है समुद्री व्यापार मार्ग। अब दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे सी लेन। ठीक है, ओशियंस का देखेंगे कि पूरा का पूरा ओशियंस है, कॉमन थिंग्स है कि ओशन के ऊपर कोई किसी एक कंट्री का ओशियन नहीं है, उसके आसपास जितनी भी कंट्री लगती हैं उनका तो अधिकार है ही। ठीक है, लिमिट होती है कि कितने किलोमीटर तक किसी कंट्री का अधिकार क्षेत्र है। ठीक, लेकिन फिर भी उसमें सी में कोई भी किसी भी अदर कंट्री के जो शिप्स हैं, क्रूज हैं, वो क्या है, फ्रीली मूव कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई बैन नहीं है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि हेगमनी का, वर्चस्व का क्वेश्चन आ रहा है, तो कि उसमें वर्चस्व किसका होगा? व्यापार में भी वर्चस्व किसका होगा? व्यापार वही देश करेगा जिसकी इकोनॉमी अच्छी है। ठीक है ना? व्यापार करने लेन देन करेगा तो उसके लिए क्या है, व्यापार के लिए ज़्यादातर क्या है, सी वे का यूज़ किया जाता है, समुद्री मार्ग का यूज़
किया जाता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में मुक्त व्यापार समुद्री व्यापार मार्गों के खुलेपन के बिना संभव नहीं है, यानी कि जब तक ये सी वे ओपन नहीं होंगे तब तक ट्रेड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो हैवी थिंग्स हैं, हैवी गुड्स हैं, वो कहाँ हैं, बाय सी वे ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं। व्यापार मार्गों के खुलेपन के बिना संभव नहीं है। दबदबे वाला देश अपनी नौसेना की ताकत से समुद्री व्यापार मार्गों पर आवाजाही के नियम तय करता है। अब हम यहाँ देखेंगे, जिस भी देश का दबदबा है, जिसकी इकोनॉमी स्ट्रोंग है, जिसके एरिया ज़्यादा सी के साथ टच करता है, तो वो अपनी जल सेना के साथ किसके ऊपर, जो सी वे है उसके ऊपर कब्जा करके रखता है। ठीक है ना, यानी कि वो अपना वर्चस्व दिखाता है लोगों को कि मैं ताकतवर हूँ। तो यहाँ पर भी अगर ट्रेड करना है, आपको सी वे से ट्रेड करना है, तो किसकी परमिशन की ज़रूरत है, जो पावरफुल कंट्री है। दूसरे विश्व युद्ध से पहले क्या था, ब्रिटिश नौसेना पावरफुल थी, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद है उसका क्या है, जोर घट गया था। और यही भूमिका अब कौन निभा रहा है, अमेरिकी नौसेना, अमेरिकी जो जल सेना है वही ये भूमिका निभा रही है, और लगभग सभी महासागरों में उसकी उपस्थिति देखने को मिलती। ठीक है, इसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल इसमें देखते हैं, इंटरनेट है, जो स्पेस में सैटेलाइट इस्टेब्लिश करने होते हैं। ठीक है, इसको हम क्या वर्ल्ड वाइड वेव्स भी बोल सकते हैं। और इसमें क्या है, सारी इंटरनेट के माध्यम से सारे देश आपस में कनेक्ट होते हैं। तो स्पेस में जिसके सैटेलाइट ज़्यादा हैं तो इट मीन्स उसी का प्रभुत्व है, वहाँ पर उसी का वर्चस्व है। तो इस तरह से हम सारा टोटली हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जिसका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में ज़्यादा है, जो डेवलप्ड कंट्री है, उसी का पूरे वर्ल्ड में क्या रहेगा, वर्चस्व रहेगा। तो यहाँ पर हमने सारे में हम कह सकते हैं कि ढांचागत रूप से, स्ट्रक्चरल रूप से, कि अमेरिका है एक पावरफुल कंट्री है, यानी कि ढांचागत पावर भी किसके पास है, अमेरिका के पास ही है, क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्री है, उसके पास रिसोर्सेज हैं। जो रिसोर्सेज नहीं हैं वो पैसे के बल पर वो क्या है, कहीं और से अवेलेबल करवा सकता है, और अपनी जो नीड है उनको पूरा करने के साथ वो वर्ल्ड के जो दूसरे देश हैं, गरीब देश हैं, उनकी भी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। तो इस तरह से पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड देखेंगे तो क्या है, किसका प्रभुत्व हो रहा है, अमेरिका का। व्यापार से संबंधित एक और उदाहरण है, हमने जो उदाहरण किए थे स्टार्टिंग में, एग्जाम्पल किए थे, उसमें सेकंड एग्जाम्पल था कि उसमें क्या है, जो एक पर्सन है वो क्या करता है, वो उसके पेरेंट्स है उसको एमबीए करवाना चाहते हैं, जबकि वो क्या है, अपना स्टूडियो ओपन करना चाहता है। तो वहाँ पर भी क्या है, एमबीए क्यों करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, मास्टर इन बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि बिजनेस की ज़्यादा डिमांड है अमेरिका में। और जो बिजनेस के रिगार्डिंग जो डिग्री दी जाती है वो सबसे पहले किसकी, वो उपज किसकी है। ठीक है, बिजनेस में डिग्री देना किसने शुरू किया, सबसे पहले किसने शुरू किया था, अमेरिका ने ही शुरू किया था। और यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में वाहटन स्कूल नाम से विश्व का पहला बिजनेस स्कूल ओपन हुआ था। ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1881 में हुई थी। एमबीए की शुरुआती पाठ्यक्रम 1900 से आरंभ हुआ था, यानी कि 1900 जब 20वीं सदी शुरू होती है, 20th सेंचुरी स्टार्ट होती है, तो उस टाइम पर 1900 में एमबीए की शुरुआत होती हैं, और ये लगभग 50 साल तक अमेरिका में ही कोर्स चलता रहा। वर्ल्ड की, संसार के किसी दूसरे देश में इसको नहीं करवाया जाता था। ठीक है, बिजनेस में किसी तरह की स्किल नहीं दी जाती थी, और इस किसी पाठ्यक्रम की शुरुआत है 1950 में जाकर हो सकी, यानी कि अमेरिका से बाहर एमबीए की शुरुआत कब हुई है, 1950 के बाद। और आज लगभग सभी देशों में एमबीए की डिग्री दी जाती है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऐसा नहीं है जिसमें एमबीए को एक प्रतिष्ठित एकेडमिक डिग्री का दर्जा हासिल न हो।
यानी कहने का मतलब यह, आज दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है कि जहाँ पर MBA नहीं करवाया जाता। ये सारा का सारा क्या है कि अमेरिका में ये कोर्स पॉपुलर था और अमेरिका की वजह से ही ये बिजनेस एक कोर्स के रूप में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी के सारे देशों में एक पॉपुलर प्रसिद्ध कोर्स के रूप में लोगों का फेवरेट बन गया। ठीक है, तो उस एग्जाम्पल में हमने देखा था कि वह पेंटिंग करना चाहता है और उसके फादर MBA की चाहते हैं कि MBA की डिग्री ले। तो यहाँ पर भी ये क्या दिखा रहा है, अमेरिका का ही वर्चस्व दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट हम इसमें करेंगे सांस्कृतिक रूप से अमेरिका का वर्चस्व है। ठीक है, अमेरिकी वर्चस्व को शुद्ध रूप से सैन्य और आर्थिक रूप से देखना भूल होगी। अगर हम देखें कि सिर्फ मिलिट्री रूप में और इकोनॉमिक रूप में ही अमेरिका वर्चस्व में है तो ये हमारी क्या है, गलती होगी। अमेरिका इन दोनों में नहीं बल्कि थर्ड नंबर पे सांस्कृतिक रूप से, कल्चरल रूप से भी क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वर्चस्व के तीसरे अर्थ का रिश्ता सहमति गढ़ने की ताकत से है। यानी कि सहमति गढ़ना क्या है, आपस में एग्रीमेंट। यहाँ वर्चस्व का आशय सामाजिक, राजनीतिक और खासकर विचारधारा के धरातल पर किसी वर्ग की बढ़त या दबदबा, यानी कि पॉलिटिकली सोशली स्ट्रोंग है। यानी कि उसकी जो सोसाइटी है, सोशल डेवलपमेंट है, उसका भी प्रभाव वर्ल्ड के ऊपर है। उसकी जो राजनीति है वो भी विश्व में देखी जाती है। ठीक है, और खासकर विचारधारा यानी कि उनकी आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी को भी क्या है, दूसरे देश एडॉप्ट कर रहे हैं। यानी कि उसको हर कोई क्लास है, हर कोई वर्ग है, उसको अपनाना चाहता है। तो इन फील्ड में भी अगर ये देखा जाए कि इसको बढ़त मिल रही है कि अमेरिका के कल्चर को लोग ज़्यादा एडॉप्ट कर रहे हैं, इट मीन्स उसका वर्चस्व है। ठीक है ना, कोई प्रभुत्वशाली वर्ग ही अपने देश में रहने वाले लोगों को इस तरह से सहमत कर सकता है कि वे भी दुनिया को उसी नज़रिए से देखने लगे जिसमें प्रभुत्वशाली वर्ग या देश देखता है। यानी कि उसका इफेक्ट ही होता है, एक इन्फ्लुएंस होता है, उसका प्रभाव होता है दबदबे वाले देश का। यानी कि जिस देश का वर्चस्व है, ये उसका प्रभाव है कि दूसरे लोग भी उसके कल्चर को, उसके सामाजिक रहन सहन को, उसके आर्थिक स्तर को या उसके आर्थिक गतिविधियां हैं उसको एडॉप्ट करने में प्राउड फील करता है। ठीक है ना, तो ये क्या है कि अमेरिका का वर्चस्व हर एक फील्ड में है, हर एक क्षेत्र में हो रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो अमेरिका है वो दूसरों पर प्रभाव जमाने के लिए केवल अपनी सैन्य शक्ति का सहारा नहीं लेता, मिलिट्री का सहारा नहीं लेता कि कमज़ोर देशों को अपने अंडर करना है, बल्कि वो अपने व्यवहार से, अपने बर्ताव से भी लोगों को प्रभावित कर रहा है। ठीक है ना, जिससे लोग क्या है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं, उसके जैसा काम करना चाहते हैं। आज विश्व में अमेरिका का दबदबा सिर्फ सैन्य शक्ति और आर्थिक बढ़त के बूते नहीं बल्कि अमेरिका के सांस्कृतिक मौजूदगी भी इसका एक कारण है। हम चाहे इस बात को माने या ना माने, लेकिन ये सच है। हर एक फील्ड में अमेरिका का प्रभुत्व हम देख सकते हैं। व्यक्तिगत सफलता के बारे में जो धारणाएं पूरे विश्व में हैं, दुनिया के अधिकांश लोगों और समाजों के जो सपने हैं, वे सब 20वीं सदी के अमेरिका के में प्रचलित व्यवहार बर्ताव के प्रतिबिंब है। यानी कि जो भी आज के टाइम में व्यक्ति बनना चाहता है कि हम ऐसी स्टैंडर्ड लाइफ स्पेंड करेंगे, हम इस तरह से अपना बिजनेस स्टार्टअप करेंगे या किसी भी फील्ड में, तो वो क्या सोचता है, वो किसको फॉलो करता है, वो USA को ही, कहीं ना कहीं USA को ही फॉलो करता है। ठीक है ना, आपने एग्जाम्पल किया था उसमें आंद्रेई हैं, वो क्या है, जीन्स को क्या कूल जीन्स का नाम देते हैं कि ब्लू कलर की जीन्स है वो एक कूल है। और उसके जब आंद्रेई के पेरेंट्स चाहते हैं कि वो क्या करें, वो अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में वहाँ जाएं, लेकिन जो आंद्रेई है वो क्या है, जीन्स को पहनना पसंद करता है कि हम कहीं भी जाएं तो जीन्स में हमें क्या है, एक तो हम कूल हो रहेंगे और दूसरा क्या है, नीली जीन्स, अंडरलाइन इट ऑल्सो बेटा। तो उनकी पीढ़ी के लिए, यानी कि जो न्यू जनरेशन है, रशिया में जो न्यू जनरेशन है, लाइक आपकी जनरेशन है, तो उसमें नीली जीन्स किसका प्रतीक है, क्वेश्चन आ सकता है बेटा ये।
तो नीली जीन्स किसका है? फ्रीडम का सिंबल है। ठीक है, फ्रीडम का सिंबल है, और वो किसके लिए? जो यंग जनरेशन है उसके लिए। युवक युवतियां अक्सर अपनी साल भर की तनख्वाह किसी चोर बाजार में विदेशी पर्यटकों से नीली जींस खरीदने पर खर्च देते हैं, ऐसा चाहे जैसे भी हुआ हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर उनकी पहुंच में नहीं है, ठीक है ना, अगर मान लो महंगी जीन्स है, महंगे कपड़े हैं, उनकी पहुंच में नहीं है, नहीं खरीद सकते, वो क्या करते हैं, जो यंगस्टर हैं, तो वो कहीं से जहाँ पर सस्ता सामान मिलता है वहाँ पर उसकी कॉपी जो चीज़ें आती हैं, ठीक है ना, उसकी डुप्लीकेट चीज़ें आती हैं, ठीक, उनको वो खरीद लेते हैं। तो वो सस्ते में मिलेंगी जो डुप्लीकेट होंगी, लेकिन वो सिंबल किसका है? वो अमेरिका की कल्चर का ही सिंबल है, और साथ में सिंबल किसका है? आज़ादी का सिंबल है। आप इसमें ये पिक्चर भी देख सकते हैं, ये 3 पिक्चर हैं। यहाँ पर एक बच्चा यहाँ है, ठीक है, आप इसका फेस देख सकते हो, ये किस साइड का आपको लग रहा है, दूसरा ये है, और तीसरा ये। कैलिफोर्निया कहाँ है? कैलिफोर्निया अमेरिका में है। पेप्सिको किसकी कंपनी है? अमेरिकन कंपनी है। और ये स्पाइडरमैन की ड्रेस में है, तो ये स्पाइडरमैन कहाँ का करैक्टर है? ये भी करैक्टर अमेरिकन है। जबकि ये सारी की सारी पिक्चर्स हैं, ये कहाँ से ली गई है, कहाँ की पिक्चर है? ये इंडोनेशिया की पिक्चर है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हर एक फील्ड में किसका प्रभुत्व है? अमेरिका का ही प्रभुत्व है। ठीक है, अगर अब यहाँ पर हम देखते हैं, जो नीली जीन्स को एक पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, वो नीली जीन्स को क्या मानते हैं? एक अच्छे जीवन का, यानी कि जो जीन्स डालता है ये लगता है कि उसका स्टैंडर्ड हाई है, ठीक है ना, ऐसी मेंटेलिटी हो जाती है लोगों की। तो अच्छे जीवन कहाँ पर है? अमेरिका में है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, जीन्स की शुरुआत कहाँ से हुई? अमेरिका से शुरुआत हुई। और जबकि आपने जीन्स की स्टोरी पढ़ी है तो आपने देखा होगा, जो जीन्स बनी थी वो किसके लिए बनी थी? लेबर क्लास के लिए बनी थी, वर्कर्स के लिए बनी थी ये जीन्स, और जो कि आज स्टैंडर्ड का सिंबल बन गई है कि जो हाई सोसाइटी के लोग हैं वही जीन्स डाल सकते हैं, ठीक है ना। लेबर क्लास के लिए क्यों बनी थी? क्योंकि वो सारा दिन काम करते थे, उनके लिए कपड़े धोना मुश्किल था, और काम कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं ये है, पतले कपड़ों में क्या है, कहीं चोट वगैरह इंजर्ड होने का भी डर रहता है, तो इसका कपड़ा मोटा होता था, इसमें इंजरी होने का खतरा कम था, इसलिए ये लेबर क्लास के लिए बनी थी। और जो कि आज क्या है, वो स्टेटस का सिंबल बन गया है। तो शीत युद्ध के दौरान अमेरिका को लगा सैन्य शक्ति के दायरे में सोवियत संघ को मात दे पाना मुश्किल है, यानी कि मिलिट्री रूप में तो क्या है, अमेरिका, रशिया है वो अमेरिका से ज़्यादा स्ट्रोंग था, क्योंकि रशिया है वो सारा का सारा एक्सपेंडिचर अपना खर्च कहाँ कर रहा था? मिलिट्री के ऊपर कर रहा था। लेकिन अमेरिका ने चाल चली कि वहाँ के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, ठीक है ना, वहाँ पर अपना कल्चर स्प्रेड किया, वहाँ पर अपने अकॉर्डिंग इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को बढ़ाया, वहाँ पर लोगों को बताया कि अगर हम कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करते हैं तो क्या है, डेवलपमेंट ज़्यादा होगी कंपैरेटिव टू सोशलिज्म, ठीक है, समाजवाद की अपेक्षा, साम्यवाद की अपेक्षा पूंजीवाद को अगर हम अपनाते हैं तो डेवलपमेंट जल्दी होगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं और कह सकते हैं कि अमेरिका का वर्चस्व सैन्य रूप से, ढांचागत ताकत के रूप से और सांस्कृतिक रूप से विश्व के सभी देशों में और सभी क्षेत्रों में पूरी तरह से अमेरिका का ही वर्चस्व रहा है। I think this is sufficient for today. Next we will do in next video. Thank you.